अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत के चैलेंजेस हैं माशी तौर पर अब तक जो कि बेहतर नहीं हो रहे, मुखालफिन के साथ उलझी हुई भी नजर आती है। इसी की चतानी ने सियासी बदमनी के खतरे को पहले से कई और गुना भी बढ़ा दिया है। पहले ही मईशत दूसरे ममालिक के रहमो करम पर चलती हुई नजर आती है और जिसकी वजह से खासतौर पर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान और अवाम हमेशा से दीगर ममालिक खुसूसन यूरोप अमरीका से मरूब ही रहे और उनके यहाँ में मिलाना अब गोया फर्ज ऐन बनकर रह गया है, जिसकी जीती जागती मिसाल कल पार्लियामेंट के सेशन में ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा की तकरीर थी, जिसमें ताकतवर ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने को वजीर आजम की तरजीह अव्वल बताया चाहिए, इसकी कीमत कुछ भी अदा करना पड़े। उन्होंने कहा, क्या कहना था मजीद आइए सुन लेते हैं। आज भी लाखों लोग जो हैं उनको कल जो उसने यू टर्न लिया है उसका उन पर कोई असर ना होगा, लेकिन एक बैनुल अक़वामी ताकत है, एक वर्ल्ड पावर है, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप जो है पिछले 75 साल में ऑन ऑफ होते रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रही है। हमने किसी मुल्क की मामले के अंदर जो है इल्जाम जो है उनकी दहलीज पे जाके नहीं रखा, इसने इल्जाम उनकी दहलीज पे जाके रखा। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा असद उमर लॉन्ग मार्च से चिन्हट में खिताब कर रहे थे। उनका बयान ख्वाजा आसिफ के नुक्ता नजर से बिल्कुल अलग था। उनका क्या कहना था, पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने तमाम निपतें दी हैं, पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं कि हम किसी से दब कर रहे हैं। क्या कहा ये सुन लेते हैं। ये जो हम सुनते आ रहे हैं ना, तो जी पाकिस्तान जो है देखिए इसके वसाइल कम है, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, हमें ताकतवर मुल्कों के सामने जरा सर नीवा करके जिंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान कमजोर नहीं है नौजवानों, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को सब कुछ दिया हुआ है। बदकिस्मती सिर्फ ये रही है कि इसके ऊपर जो लोग मुसल्लत किए गए हैं वो लोग कमजोर है, बुज़दिल है, हराम की दौलत कमाते हैं, बैरूनी मुल्कों में रखते हैं, इसलिए ये बैरूनी ताकतों के सामने खड़े नहीं हो सकते। इनको सिर्फ अपने लोगों के ऊपर जुल्म करना आता है। दूसरी जानिब नाजरीन, आज सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन कराची में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, मगर हुकूमत सिंध ने 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। बार बार इसके हवाले से बात हो रही है, कोर्ट इसके ऊपर कह रहे हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। ना सिर्फ सिंध की बात है बल्कि इसमें पंजाब में भी देखें तो वहां भी बल्दियाती इंतखाबात इल्तिफा का शिकार नजर आते हैं और अब तक कोई ना कोई जामे पॉलिसी बनाने की जो बात होती है उसमें शकम नजर आता है। आज बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध में मुर्तजा वहाब साहब ने साफी से बातचीत करते हुए क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। इन हालात की वजह से काबीना ने 10 नवंबर को यह फैसला किया कि 90 रोज के लिए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए और इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन के साथ सिंध हुकूमत कंसल्ट करेगी और कंसल्ट करने के बाद नई तारीख का तयन कर दिया जाएगा। तो ये सारे तमाम गुजारिशात हमने इलेक्शन कमीशन के सामने की और ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने बात हुई कि माजी में कराची में चूँकि बड़ी चार्ज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है तो आपको पाक फौज भी मौजूद होती है पोलिंग स्टेशंस पे। रेंजर्स के एहलकार भी 2018 के इलेक्शंस में मौजूद थे और अभी मौजूदा हालात की वजह से पाक फौज भी अवेलेबल नहीं है, रेंजर्स भी अवेलेबल नहीं है और उसी तरीके से पुलिस के वो नंबर वो तादाद इस वक्त मौजूद नहीं है, तकरीबन 17,500 एहलकार नहीं, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। साथ ही जी बड़ी इंटरेस्टिंगली तोशा खाना केस के हवाले से जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तोशा खाना के तहाइफ अपने बेचे या दिए या लिए, जो भी सारा मामला है इसको आप
किसी भी एंगल से देख लें उस पे तहफ़ खरीदने वाला जो बिजनेसमैन है जी, वो भी सामने आ गए हैं। आज मीडिया पे उनका भी बहुत चर्चा है। दुबई में मुकीम बिजनेसमैन है जो कि सामने आ गए हैं, और यहीं पे अगर कहें तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान साहब को कल नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग असद उमर और फवाद चौधरी भी। तो इसी सब पे बात करेंगे आज जी। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं, बड़ा जबरदस्त पैनल है। सबसे पहले बैठे हुए जी अकरम शीबा साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकुल फारूक साहब। साथ ही ज्वाइन करिए सेंटर कृष्णा कुमारी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, थैंक यू सेंटर साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डिबेट का फोरम ऑन करूंगी जी। सबसे पहले अकरम शीबा साहब आपकी तरफ आऊंगी। अकरम शीबा साहब, इम्पोर्टेंट मामलात हैं बहुत। एक तरफ मईशत के जो मामलात हैं उसके ऊपर कैटेगोरिकली इस वक्त हुकूमत ये ब्लेम आउट करती है कि जो अभी जैसे सऊदी वली अहद का भी जो दौरा मनसूख हुआ है या दौरा नहीं हो सका, उसमें आप कसूरवार हैं। प्लस ये भी कहते हैं कि जी जब जब मईशत बेहतर करने की कोशिश की जाती है, आप प्री प्लान जो है वो लॉन्ग मार्चेस लेकर आ जाते हैं। आप कहते हैं, और फिर अब खान साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने एक मीडिया टीवी को दिया है, इंटरनेशनल मीडिया टीवी को, उसके बाद तो सारे लोग ही चढ़ दौड़ेंगे। खान साहब जो इतने दिनों से, इतने महीनों से जो बातें करते थे उस सब पे अगेन यू टर्न की सिचुएशन पर आ गए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि नून लीग का तो ये आप देख रही हैं कि 2013-14 से यही इनका वतीरा रहा है कि हमेशा ये इल्ज़ामात की सियासत करते हैं और बेकार किस्म के इल्ज़ामात। पहले ये 4 साल हमें कहते रहे कि जी वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे और वो धरने की वजह से नहीं आए, और अभी हमारा लॉन्ग मार्च तो अभी लाहौर के गिरदो नवाह में ही घूम रहा था, और इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जी सऊदी वलीयत का दौरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की वजह से मुलतवी हो गया। देखिए, इस तरह से नहीं है। असल में इनके पास ना तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई बयानिया है सियासत करने के लिए, और ना ही इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ रह गया है हुकूमत में रहने के लिए। तमाम के तमाम बाई इलेक्शन आपने देखा कि भारी अक्सरियत से ये हार चुके हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ ये अपनी सियासत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कराने से ये क्यों घबराते हैं, जमहूरी कुव्वतें क्यों घबराती हैं? अभी आप देख लें कि हमारे जो अभी आपने बात की कि वो अदालत ने फैसला महफूज किया, ये हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं बल्दियाती इलेक्शन से कराची के अंदर भागने की, और हर दफ़ा ये मुख्तलिफ किस्म के हीले और मुख्तलिफ किस्म के बहाने कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। इस्लामाबाद भेजने के लिए 6-8 हज़ार आदमी इनके पास फालतू बैठा हुआ था, वो वहाँ इन्होंने पहुँचा दिया जिसकी वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मार्च वहाँ पर नहीं पहुँचा अभी तक। तो मैं समझता हूँ कि ये घबराए हुए हैं, और इस वक्त इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकली हुई है, और सवाए आएँ बाएँ शाएँ करने के इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखें, जमहूरियत के अंदर इलेक्शंस जो हैं उसकी हमेशा से अहमियत रही है। अब इनको नज़र आ रहा है कि पीडीएम की 13 जमातों ने मिलकर जो बाई इलेक्शन हमारे खिलाफ कॉन्टेस्ट किए हैं, आपने उन सब के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा देर तक ये अवाम को ना तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, और ना ही इनकी अब आवाम के अंदर किसी किस्म की कोई सेर रह गई है कि इनको कहीं से को 2-4 वोट मिलने की तवक्को हो। तो यही बुनियादी वजह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से फरार के मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने कर रहे हैं और इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। मईशत का बेड़ा तबाह इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस वक्त गई है, आपने देखा होगा कि 145 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आज 250 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आटा उस वक्त 60 रुपये किलो मिल रहा था, आज 130 रुपये किलो मिल रहा है। घी उस वक्त तकरीबन 250 रुपये किलो था, आज वो 500 रुपये किलो मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ अवाम के ऊपर अरसा हयात इन्होंने तंग कर दिया है। और इस वक्त देखें कि रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड बेरोजगारी है, सनतें बंद हो रही हैं, गैस का बुरान अभी सर के ऊपर खड़ा है, और इस अभी पैदागिरियों की इनकी ये सूरत हाल है इस टाइम पे कि जो अभी इन्होंने गैर म्यारी इम्पोर्टेड तेल जो मंगाया था उसको बेचने के लिए जो सोयाबीन इंपोर्ट की गई थी यहाँ पर तेल निकालने के लिए, उसको इन्होंने वहाँ पर जो है पोर्ट के ऊपर ब्रेक कर दिया है।
क्योंकि वो गैर मेयारी तेल जो है वो लोग खरीदने के ऊपर मजबूर हों, क्योंकि वो सोयाबीन अगर रिलीज होती है उसका ऑयल निकलेगा और वो कंपनियां बना के उसको बेचेंगी तो मार्केट के अंदर इससे काम रहेगा। एक तो 2 नंबर ऑयल इंपोर्ट किया और उसको बेचने के लिए अब जितने भी सीड्स बाहर से आ रहे हैं उसको मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर पॉइंट्स लगा के उनको पोर्ट के ऊपर डंप कर दिया गया और सनतकारों के अरबों रुपए उसके अंदर फंसे हुए और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है इस वक्त मैं समझता हूं कि बहरान का शिकार है और एक आने वाले दिनों के अंदर तेल का और खुराक का बहरान सर उठाए पाकिस्तान के सर के ऊपर अफरेत की तरह खड़ा हुआ है और इनको किसी किस्म की कोई उसके अंदर परवाह नहीं है कि मुल्क को किस तरह चलाना है। इनका कोई सरोकार नहीं है अवाम के साथ कि अवाम जिए अवाम मरे, इनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहने की तमन्ना है। और देखिए जब से इनकी हुकूमत आई है कोई एक सिंगल काम आप मुझे पॉइंट आउट कर दें कि 6 महीनों के अंदर इन्होंने अवामी मफाद का किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात अपने केसों से बरी होने के लिए और अपने ऊपर जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के 1100 अरब रुपए के केसेस इन्होंने माफ करवाए, नैब के हाथ इन्होंने बांध दिए, नैब के कवानीन में तब्दीली कर दी, FIA के कवानीन के अंदर तब्दीली कर दी। अब कौन सा इदारा है कि जो इनके सामने खड़ा होगा? वो डॉक्टर रिजवान को मरवा दिया गया, जितने इनके केसेस के अंदर जितने वो गवाह थे वो सारे के सारे दिल का दौरा पड़ने से वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो वफात पा चुके हैं। तो कहने का मकसद है कि ये फाशिस्ट लोग हैं, इनका आवाम से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि अपनी जो लूटी हुई दौलत है उसको किस तरीके से हम महफूज कर सकें। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीक साहब, कल की तकरीर के शॉर्ट सुना मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का, एक तरफ हमारे पास मईशत में बुहरान ही बुहरान नजर आता है, मईशत ठीक नहीं हो रही, जिस मामले पे हुकूमत ली गई थी बनाई गई थी वो सारी चीज़ें हमें अभी भी बेहतर होती हुई नजर नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली कल के सेशन में भी ख्वाजा आसिफ कह रहे ताकतवर ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, किसी भी तरह कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। हम हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से दुनिया को इस बात की ताकत मिलती है कि वो हमारे साथ कुछ भी कर ले। आखिर क्यों हम इस तरह इतने बैकफुट पे खड़े हुए हैं? अभी तक 75 साल इस दफा हम अपने बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया है। देखिए जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ना गलत बात करता हूँ ना करूँगा, ना झूठ बोलता हूँ ना बोलूँगा, इसलिए मेरी ये बात नोट कर लें। पहली बात तो ये है कि जो 45 महीने 44 महीने हुकूमत इमरान खान ने की, उसके बारे में उससे बल्कि तकरीबन 3.25 साल के बाद इन्हीं के वजीर खजाना 1 अप्रैल को शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए 1 अप्रैल 2021 कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो आप चला, आपको याद होगा। और फिर जब इनकी हुकूमत अदम एतमाद से खत्म हुई तो उसके 1 महीने के बाद मई 2022 में, ये आज से चंद माह पहले, उन्होंने ही कहा कि इमरान खान के पास कोई इक्तिसादी पॉलिसी ही नहीं थी। अगर मैं ये बात गलत कहूं तो मैं, और ये साबित कर दें चीमा साहब या इनका PTI का कोई आदमी, मैं 10 लाख रुपए जुर्माना दूंगा या फिर ये 10 लाख रुपए मुझे देंगे। नंबर 2, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं जनाब, जगह का तयन कर ले, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। आपने क्या चैलेंज कबूल किया? जो चैलेंज आपने मुझे किया वो चैलेंज मैंने कबूल किया, मैं आपको प्रूव करके दूंगा जो प्रूफ आप मुझसे मांग रहे हैं। मैं फिर वाजे करता हूं। नंबर 1 कि इमरान खान की पॉलिसी के बारे में आपके साबिक वजीर खजाना, चौथे जो आखिरी थे, उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ही ये गुज़श्ता मई में कहा कि इमरान खान की कोई इक्तिसादी पॉलिसी नहीं थी। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये सुन ले आप। नहीं तो सिद्दीकुल फारूक साहब, कतकलामी माफी इसमें सिद्दीकुल फारूक साहब नहीं, रिदा, 1 मिनट, रिदा साहिबा,
ये बड़ी बुनियादी बात है। जी, जी, ये इन्होंने मेरा चैलेंज कबूल कर लिया 10 लाख रुपए शर्त सुन पर। तो ले, मेरी भी यार सुन ले। आप देखिए, आप उनके वजीर खजाना को कह रहे हैं, इसी प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में बैठ के डॉक्टर निसार चीमा साहब ने भी इस बात का एतराफ और इस बात को माना था कि किस तरह से आपके वजीर खजाना यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब एक निकम्मे नालायक वजीर खजाना है, जिनकी बैड पॉलिसीज की वजह से आप लोगों को सारे नुकसान उठाने पड़े हैं अभी तक सोफार। जो बात मैं कह रहा हूं जी, मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे दोस्त हैं। मैं ये कहूंगा उन्हें मईशत का कुछ पता नहीं है, वो मेडिकल डॉक्टर हैं और वो MS हाँ हाँ, DG जो है आप बहुत बड़े पंजाब के- मईशतदान है मेरा ख्याल से। क्या मैं मईशत ही तो मेरा सब्जेक्ट है, मईशत ही तो मेरा सब्जेक्ट है, आपको क्या पता। अब आगे आइए इस बात पर। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो इन्होंने बात की है अपना गुलामी और वगैरह। जी, जी, भाईजान, सदर जो बाइडेन के टेलीफोन का हमने कुछ 6-8 महीने इंतजार नहीं किया और ना दरमियान में को पड़ा कि जी टेलीफोन ही कर दें। नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर के 5 टेलीफोन कॉलों को रिजेक्ट करके धमाके किए। ये होती है कौमी लीडरशिप, ये नहीं है टेलीफोन करें जी। और जब ट्रंप था तो ट्रंप के कहने पे CPAC बंद कर दिया, चीन से ताल्लुकात खराब कर ली। ट्रंप के कहने पे मोदी को वोट दिया सलामती काउंसिल का। ट्रंप ने ऐलान किया व्हाइट हाउस में 8 घंटे के बाद आपको पाकिस्तान से अच्छी खबर मिलेगी, और अभी नंदन को इमरान खान ने रिहा कर दिया। ये आजादी की जंग लड़ रहे हैं, बड़े आजाद लोग हैं, और 350 भारतीय कैदी इन्होंने रिहा किए 3 और 3.5 के दरमियान, चूंकि मैंने शर्त लगाई हुई है। और कहा दुआ करें कि मोदी इलेक्शन जीत जाए तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। मेरे भाई, IMF के लिए लेजिस्लेशन किसने की? IMF को स्टेट बैंक किसने हवाले किया? ये कौन था? इसलिए आप देखिए, इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। आप लोगों ने अब जो कल और परसों यूटर लिया है, वो जी अब कहते हो कि नहीं साइफर की बात ही छोड़ दें। अब तो जी अमेरिका वो पीछे रह गया। अगर अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की, दुश्मन को आप दोस्त बना रहे हैं, वो तो आपका दुश्मन है, आप कहते हैं नहीं पीछे रह गया। आपके खान साहब तो यूटर्न खान है सुबह शाम, और आपको इस पोजीशन में आके आप समझते हैं कि लोग आपके फिर साथ रहेंगे। झूठ बोल बोल के आपके दौरे हुकूमत में 26 इलेक्शन हुए गालिबन, और 25 हमने जीते, और एक तो हमने नौशहरा में आपके घर में आपको शिकस्त दी। उस वक्त आपको इलेक्शन कराने की नहीं। अभी जब आपका लीडर कहता है कि मुझे अक्टूबर 21 में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, तो आप 3.5 साल हुकूमत हो चुकी थी, आप कर लेते, इलेक्शन करवाते ना। अब आपके 45 महीने और हमारे 15 महीने बराबर होंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन होंगे और जरूर। ओके, सेंटर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा सेंटर साहब, आप बड़े इम्पोर्टेंटली ये हुकूमत, सवाल वही है आपसे भी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त हमारे पास बहुत सारे मेजर इश्यूज तो लगे हुए ही हैं, लेकिन माशी तौर पे भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत का मेजर जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो आवाम को रिलीफ देना था। और उस एतबार से हम माशी सूरत हाल पे देखते हैं कि अभी तक उस तरह से हम ग्रिप नहीं कर पाए जिस तरह से हमने करना था। फिर हमारे पास कैटास्ट्रॉफी की भी सूरत हाल दर सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत वियर्ड किस्म की मौजूद है, और भी दीगर मसले तो हैं हमारे पास। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी जब एक जमात के साथ, सियासी जमात के साथ इस वक्त तक निगोसिएशंस अभी तक नहीं हुई हैं। एक अहम अपॉइंटमेंट की बात बिलावल साहब बार बार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है स्टेटमेंट दिया है, और आज भी उन्होंने कराची में ये स्टेटमेंट दिया है एक तकरीब से खिताब करते हुए। आप इस सबको कैसे देखती हैं? देखिए, मेरी जो पार्टी है वो सिर्फ सियासी पार्टी नहीं, वो जमहूरी पार्टी है, और हम मुल्क के खातिर और अवाम के खातिर सबको साथ लेके चलते हैं।
तो जब ये इनकी नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब लेके जब आए थे, और जो शुरू का जो इनको उन्होंने जो 90 दिन का उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ बदल देंगे, जब ये कुछ नहीं कर पाए और हमने देखा कि ये सब कुछ उल्टा ही हो रहा है और पाकिस्तान के जो इदारे हैं तबाह होना शुरू हो गए हैं, तो हमने हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब उनको कहा था कि आप आए हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ हैं और हम आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह जो इदारों के लिए काम करना है, और जो भी हमारे से जो भी आपको हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इन्होंने उसको गवारा नहीं समझा और उन्होंने कभी कोई इस तरह का जो भी पार्टियां थी उनको अपोजिशन थी उनको उसमें शामिल नहीं किया, और अपने तरीके से जो इनकी एक नाहल जो काबीना थी अपने तरीके से प्रोग्राम बनाते रहे और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को उस जगह पे आके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को उस जगह पे आके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के जो तमाम इदारे तबाह हो गए और मुल्की और गैर इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने लगा। तो ये क्या इनके ये वही काबीना थी जो ये जो क़यादत में आने से पहले इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास एक टीम है जो जिनका ख्वाब लेके वो अवाम के सामने वो लेके आ रहे थे कि हम पूरे पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएंगे। क्या ये वही टीम थी? और क्या और जहाँ तक मुझे पता है कि ये इनके टीम में वही सारे लौटे थे जो बाकी पार्टियों के साथ भी उनके दौरे हुकूमत में टेन्योर में वो रहे हैं। और उनका जो ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उनको अभी सीएम बना के वो बैठी हुई है। तो ये वही काबीना थी जिनको लेके नया पाकिस्तान बनाने की बातें कर रहे थे। अवाम ये शुरू से लेके पहले दिन से लेके अवाम को इनकी सियासती झूठ के बुनियाद पे शुरू हुई थी और पहले दिन से लेके अवाम को झूठ पे रखा और अवाम को लंगर खानों पे इन्होंने हराने की कोशिश की। अवाम को लंगर खानों पे लगा के खुद जो वो अपने पेट भरते रहे, अपने जो मनी है वो इंटरनेशनल बाहर कंट्रीज में बेचते रहे और इस तरह वो ये करते रहे। तो क्या इस तरह ये सारा सब कुछ पूरे 4 साल से ऊपर इनको टाइम मिला था, ये क्या करते रहे थे? अभी ये कह रहे अभी ये कह रहे हैं कि हमें अवाम को कह रहे हैं कि हमें टाइम दे तो हम नया पाकिस्तान के दुश्मन है। तो भाई इन्होंने 4 साल क्या किया? जो इन्होंने इतना तबाह किया वो आप सबके सामने है। मैं चाहती नहीं वैसे हीट ऑफ द डिबेट हम इस पे ब्रेक लें, लेकिन मुझे चूंकि कमर्शियल ब्रेक है इसलिए जाना पड़ रहा है, जरूरी है जी। एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, क्विकली स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी और वापस आऊंगी मैं अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप बात कुछ कह रहे थे और रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। पहले तो ये बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो बात एक तो कही है सिद्दीकुल फारूक साहब। बात तो पूरी कर लेना। जी 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 सेंटर साहबा जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब इनको हुकूमत मिली तो इन्होंने क्या किया। जब बाहर के विजिट थे तो वो बाहर जाके भी इनके इमरान खान साहब की यही बात होती थी कि मैं सबको रुलाऊंगा, मैं सबको चोरों को पकड़ूंगा, मैं जेलों में डालूंगा, मैं जेलों में उनके पंखे हटा दूंगा, एसी बंद करवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब बाहर जाके भी मुल्क की खातिर नहीं, वो वहां जाके भी यही बात करते थे जो जहाँ ये कंटेनर पे खड़े होकर बात करते थे। इन्होंने कभी खुद को प्राइम मिनिस्टर समझा ही नहीं था। ये प्राइम मिनिस्टर की सीट पे भी बैठ के भी ये अब वो कंटेनर वाली बातें करते थे। इसी वजह से हमारी मैशियत तबाह हुई, हमारे इदारे तबाह हुए। पूरे 4 साल पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा जिसका हमें आज भी पाकिस्तान की अवाम वो भुगत रही है। और ये आप जाके ये सिर्फ सिंध में इनकी हुकूमत नहीं है, बाकी तो आप तम तीनों सूबों में इनकी हुकूमत है। वहां जाके आप केपी में जाके देख लें जहाँ इन्होंने तीसरी बार इनकी हुकूमत है। बात करो आप जाके देखें तो वहाँ उनके हॉस्पिटल सब वो वीरान पड़ी हैं, डॉक्टर को उनको सैलरीज नहीं मिल रही है, उनके वो जो बाकी उनके वहाँ के जगह इधर आप जाके देखें तो वहाँ के आपको पता हो अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने किस तरह वो हुकूमत कर रहे हैं। तो ये किस तरह की आज कंटेनर पे चढ़ के आज वही डी चौक वाली सियासत करने लगे हैं कि भाई मैं इनको जो हम किसी के गुलाम नहीं और ये वो आज वही का अमेरिका का वो नारे लगा रहे हैं।
तो ये किनको बेवकूफ बना रहे थे? किस तरह मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जो अवाम इनके अगर चले उनके दिहाड़ी पे ही है सही, लेकिन अवाम क्यों इनके बाजू पे आ रही है? ये तो हमें अंदाजा है पूरा कि वो अवाम दिहाड़ी पे लेके आती है, लेकिन फिर भी इनकी अवाम को ये देखना चाहिए कि अब ये इनकी वजह से कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, किस तरह हमारे इंडियन बेचारे हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, उनको थाली में डाल के मोदी को पेश कर दिया कश्मीर को। तो ये ठीक है मुझे मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अकरम चीमा साहब, अब ये जो बातें ये कह रहे हैं सारे लोग, ये बहुत पर्टिनेंट है। दूसरा, आज खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है, अब वो फिर कह रहे हैं कि जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगवाकर पहला काम मुझे डिस्क्वालीफाई करने का कराएंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि आईनी तौर पर तो तकर्री शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ करेंगे वही जो उन्हें नवाज शरीफ कहेंगे। अच्छा, आपको याद होगा जब आप लोग 2018 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे 17-18 के अंदर, जब पैनामा का केस चल रहा था, तो आप लोग इसी तरह मिठाइयां बांट रहे होते थे, लुडियां डाल रहे होते थे कि जी डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है। वो अब वही मामला घूम फिरा के आपके ऊपर आ गया, आज इमरान खान साहब के ऊपर। तो आप लोगों को इस बात का गिला है कि जी हमें, वो उस वक्त वो भी ये कहते थे कि जी हमें पता है कि खान साहब बिल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमें कर रहे हैं इस तरह से, ये उनका गिला होता था नवाज शरीफ वालों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनका तो डे फर्स्ट से इनका तो वतीरा रहा है कि किसी तरीके से ये अपना कंट्रोल चाहते हैं आर्मी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जो हमेशा से इनके जो इनका इंडियन एजेंडा है उसकी तकमील के अंदर वो रुकावट रही है। तो यही आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लेना कि कौन से आर्मी चीफ के साथ आज तक इनके मिसाली ताल्लुकात रहे। ये रेड हैंडेड उस वक्त पकड़े गए थे कि जब परवेज मुशर्रफ साहब अभी हवा के अंदर थे, तो और इन्होंने वो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को बुला के बिल्ले लगाने की कोशिश की गई थी, तो वहां भी इनके साथ यही हुआ। और इस दफा भी ये कोई इसी तरह के उल्टे सीधे प्लान सोच के बैठे हुए हैं कि ये हम अपनी मर्जी कर लेंगे और हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला, और इसमें जिस तरह पहले इनको शिकस्त फाश हुई है, इस दफा भी इंशाल्लाह ताला ये दोनों भाई जो है ना, ये हसरत लेके दिल में ही मरेंगे कि ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लें। अच्छा, यही इनकी शुरू से इनकी एक ही हसरत है, और वो हसरत इनकी मुझे नहीं लगता कि पूरी होने वाली है। अच्छा, सिद्दीकुल फारूक साहब, इसी पे आपके पास आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये उस वक्त आप लोग गिला करते थे कि जमहूरियत को खतरा है, नुकसान है, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई गलत किया गया है, गलत कराया गया है, आप लोग इदारों पे इल्जाम लगाते थे पीटीआई के साथ मुलविस होने के। आज वही पीटीआई आपके हवाले से आपके मुलविस और इन्वॉल्वमेंट की बातें कर रही है कि जी डिस्क्वालीफाई आप कराएंगे खान साहब को। हमने यहाँ तनकीद की, और की तनकीद, इसमें कोई शक नहीं, तो ये तनकीद की कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत न करे, आइन की हुदूद के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करे। इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज आइन को उठा के परे मारे, मेरा साथ दे, इलेक्शन करवाए, मुझे इक़्तिदार में लाए, न्यूट्रल ना रहे। उन्होंने फौज को और फौजी जनरलों को गद्दार कहा, मीर जाफर कहा, मीर सादिक कहा, जानवर कहा, ये सारा कुछ उन्होंने कहा, ये हमने नहीं कहा। लिहाजा हमारे और उनके मौक़िफ़ में जमीन आसमान का फर्क है। एक पीतल है, हम सोना उनसे मुतालबा कर रहे हैं, ये उन्हें पीतल बनाना चाहते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या बात कर रहे हैं आप लोगों ने, क्या कुछ नहीं कहा। मरियम नवाज साहिबा की मौजूदगी में आपके कन्वेंशन के अंदर ये जो वर्दी है और उसके पीछे क्या कुछ है, ये सब आप लोग करते रहे नारे, फिर आप लोग कोई ना कोई, फिर वो सियालकोट वाले जलसे में क्या हुआ और बाकी सारे जलसों में क्या हुआ, क्या आप बात कर रहे हैं, आपको पता तो है कि क्या होता रहा है। हाँ, रिदा सैफी साहिबा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड की बात है। तो ये रिकॉर्ड पे नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्ड की बात नहीं है, ये नारे जो लगे रिकॉर्ड पे नहीं है, यानी कि चीजें, और भाई वो एक अवामी बात है, एक लीडर का मुतालबा है। नवाज शरीफ साहब का मुतालबा कि गैर सियासी रहे। आपके मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन में हो रहा है, कन्वेंशन के अंदर, वो कन्वेंशन एक पार्टी का था, सियासी पार्टी का।
इस वक्त उन्हें ये कहा गया, मरियम नवाज को ये पैगाम दिया गया कि हम तुम्हें मसल देंगे, फिर मसलने पर जवाब दिया। लेकिन फिर मैं कहूंगा, हमने उन्हें ये नहीं कहा कि आइन से बाहर निकलो, आइन की पाबंदी ना करो, सियासत में हिस्सा लो। दूसरी बात फिर बाद में इस पे बात मजीद कर लेंगे, जिंदा रहें। वो कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी करेंगे बात, चीमा साहब से भी, आपसे भी। दूसरी बात ये है, ये कर रहे हैं, कह रहे हैं ये आजादी मार्च है। अब वो सामने अखबार पड़ा है, अंग्रेजी में भी जो कुछ हुआ, उर्दू में जो तर्जमा हुआ, दोनों को सामने रखें। अब तो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं रूस मैंने जाकर गलती की, क्योंकि अगले दिन तो यूक्रेन की जंग हो गई। यानी वो जो इस बुनियाद पर कह रहे थे हम कोई गुलाम हैं, हम आजाद हैं, अब कहते हैं मुझसे गलती हो गई। तो भाई अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हो, वो गलतियां भी तस्लीम कर रहे हो, रूस जाने की गलती भी तस्लीम कर रहे हो, ट्रंप के कहने पे सब कुछ करते हो, अपने आजमूदा दोस्त जिसके साथ हमाला से ऊंची और समुद्र से गहरी हमारी सदाबहार दोस्ती है, वो सी पैक बंद कर रहे हो, उनकी इन्वेस्टमेंट पे आपने सेल बना दिए, उसके बाद कहते हो आप गुलाम नहीं है। तो आप आजाद कब हुए अगर ये बातें आप करते हैं? आपसे बड़ा तो गुलाम कोई नहीं। यही गुलामी है। कौन सा आजादी मार्च? पैसे दे के, अब कल पैसे बांट रहे थे आप, और जनाब वो जो खवातीन आई थी उनको दिहाड़ी के पैसे दे रहे थे, फिर आप आगे आ जाइए, ये आजादी मार्च है। फिर आप आगे आ जाएं, 20 लाख डॉलर सारी जिंदगी जो काम खुद करते रहे वो हम पे लाद रहे हैं। जो 38 से 40 करोड़ रुपए मुझे बनते आज हैं। सब लोगों पे अब लिटरली हंसी आती है शहजाद में, क्या सब एक जैसे काम करते हैं और फिर आके यहाँ पे ये बातें करते हैं सारे। हाँ। क्यों ऐसी बात करते हैं हम? मैं तो बता रहा हूँ कि पैसे इन्होंने तो तकसीम यही के तो कह रही हूँ मैं, सारे एक जैसे, सब एक जैसा काम करते हैं। नहीं रिदा, आपसे भी मैं उनसे बराह रास्त मुखातिब नहीं हूँ चीमा साहब से, लेकिन मैं बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ। फर्ज करें हम खराब हैं, तो भाई आप तो बहुत नेक आदमी हो ना, आप क्यों दे रहे हो पैसे? सही, आप ठीक, कौन सा आजादी मार्च कर रहे हो? ठीक है सिद्दीकी साहब, राइट पॉइंट आ गया है। सेंटर कृष्णा कुमारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब, ये जो बात है अपॉइंटमेंट के हवाले से, और कहा जा रहा है कि जी डिस्क्वालिफिकेशन, खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा मुबैना तौर पे कि जी अपनी मर्जी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट, एंड देन दे विल मेक इट क्लू विद दिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ खान साहब। ये माजी में भी हमने देखा है। आप भी कहते हैं आप जमहूरियत को चाहते हैं कि जी तक़वियत मिले, तो फिर उसके बाद ये जो मुबैना इल्जामात लगा रहे हैं खान साहब, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या इंटेक है? अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मामले में खामोश नजर आती है, सिवाय इस बात की कि आज चेयरमैन साहब ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस अपॉइंटमेंट को सियासी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या अब तक आप लोगों की रजामंदी शामिल हो चुकी है? शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब से मिलकर आके बीमार हो चुके हैं इस वक्त, तो क्या आप लोगों की मर्जी, ज़दाई साहब की मर्जी, बिलावल साहब की मर्जी भी इस सारे मामले में शामिल है, या फिर सारे फैसले लंदन से ही होंगे? पहली बात तो ये इमरान खान साहब कौन होते हैं कि वो अभी अपोजिशन में है, तो वो कौन होते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी अपनी मर्जी से हो, कंटेनर पे चढ़ के वो हमारे इदारों की तौहीन करे, जो हमारी मौजूद इदारे हैं जिनकी वजह से आज हम घरों में सेफ बैठे हैं, उनकी तौहीन करे। इंटरनेशनल वहाँ पे जो कोई टॉक करते हैं तो वहाँ पे भी जाके उनकी तौहीन करे, और उनके अपने उनके जो वर्कर्स हैं उनको तो आजाद छोड़ा हुआ है कि आपने जो गालियां बकनी है वो आप गालियां दे, जो आपने जितना भी आप गालियां दे सकते हैं वो उनको आप गालियां दे। तो इतना कुछ करने की, और रात को अंधेरे में जाके वो चोर दरवाजे से जाके उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं जाके, तो ये कौन होता है कि इनकी मर्जी से वो लगाने वाला? कोई इदारे हमारे को इनके कोई गुलाम तो थोड़ी है इनके। लेकिन मसला ये है कि आनी उनका जो है आर्मी चीफ साहब ने खुद कह दिया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो अभी तो जो आईनी तरीके से जो अख्तियार आइन में जो अख्तियार होगा उनकी तरीके से जो वज़ीर आज़म खान साहब को अख्तियार है कि आईनी तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है ना, आइन में लिखा हुआ है कि इसकी अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म साहब करेंगे। तो ये तो इनको इन पे उंगली उठाना या इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल नामुनासिब है और टाइम का ज़ाया होना है, और तो कुछ भी नहीं है इस पे।
मेरा सवाल आपसे जो था, पीपल्स पार्टी एतमाद में पीपल्स आ पार्टी गई का है। देखिए ये इदारे जो भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को आप देख ले या जो भी इदारे हैं, जब मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जब मर्डर हुआ था तो क्या चीफ की अपॉइंटमेंट पे बीएमएलएन के साथ पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है? नाम पे पीपल्स पार्टी से पूछ लिया गया है? यस और नो ये बता दें, बस टाइम खत्म हो रहा है। इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हम छोटे वर्कर हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब से आप सवाल पूछ सकती है जैकी। ठीक है, ओके, बहुत you, शुक्रिया thank सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, सेंटर कृष्ण कुमार साहब, अकरम चीमा साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, और इंतहाई अहम मामलात और संगीनी मामलात की बढ़ती जा रही है। अपॉइंटमेंट का वक्त जैसे करीब आएगा, मुल्क की सियासत में हलचल और मजीद बढ़ेगी अपेरेंटली, जो कि नजर आ रही है सियासी सूरत हाल पे। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। इसी के साथ अपनी मेजबान रसा फी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप नजर